नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने कहा है कि गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों के खिलाफ वित्तीय लेन देन में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार सुबह एक ट्वीट में जानकारी दी है कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इनकम टैक्स तथा वित्तीय दान से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ जांच के लिए मंत्रालय द्वारा अंतर मंत्रालय समिति यानी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है। गांधी परिवार से जुड़े तीनों ट्रस्टों में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व इससे डरने वाला नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, मोदी जी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है। वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये भी नहीं समझेंगे कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी ना कोई कीमत होती है और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कानपुर के कुख्यात बदमाश विकास दुबे के 3 साथियों शामू वाजपेयी, जहान यादव और संजीव दुबे को गिरफ्तार किया गया है। चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ में शामू वाजपेयी घायल भी हुआ है और यह 50,000 का इनामी है। एडीजी ने कहा, इसके अलावा हरियाणा की फरीदाबाद पुलिस ने भी मुठभेड़ के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर हुए एनकाउंटर में पूर्व एसओ विनय तिवारी की अहम भूमिका बताई जा रही है। इन्हीं आरोपों के आधार पर चौबेपुर थाने के पूर्व एसओ विनय तिवारी और एक अन्य इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। विनय तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने ही विकास दुबे को खबर दे दी थी कि पुलिस उसके घर छापा मारने वाली है। कानपुर शूटआउट के बाद से योगी सरकार सवालों के घेरे में है। इस घटना के बाद से लगातार विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा जा रहा है। बुधवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को फिर घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि अब तो विकास खुद ही पूछ रहा है कि विकास को कब गिरफ्तार करोगे भी या नहीं। वैसे यूपी की नाम बदलू भाजपा सरकार के पास एक विकल्प और है, किसी और का नाम बदलकर विकास रख लें और फिर बाकी क्या कहना है, जनता समझदार है। चित्रकूट से आई खबर ने मानवता को फिर से शर्मसार कर दिया है। यहाँ खदानों में काम कर रही नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आज तक की खबर के मुताबिक बुंदेलखंड के चित्रकूट स्थित खदान में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। यहाँ परिवार का पेट पालने के लिए नाबालिग लड़कियों को खदानों में काम करना पड़ रहा है, लेकिन जब मजदूरी के एवज में पैसे की मांग की जाती है तो नाबालिग लड़कियों के जिस्म का सौदा किया जाता है। सीबीएसई ने कोविड-19 की महामारी के चलते स्कूलों में नियमित कक्षाएं बुरी तरह से बाधित होने के चलते 9वीं से 12वीं तक के अपने सिलेबस में 30% कटौती की घोषणा की है। इसके तहत बोर्ड ने 9 से 12वीं कक्षा के सिलेबस को रिवाइज किया है और सिलेबस से लोकतांत्रिक अधिकार यानी डेमोक्रेटिक राइट्स, फूड सिक्योरिटी, संघवाद यानी फेडरलिज्म, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षतावाद जैसे अहम चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है। जिसके बाद कई जानकारों और विशेषज्ञों ने बोर्ड के इस कदम का विरोध किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस बात से अचंभित हूं कि केंद्र ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के भार को कम करने के नाम पर नागरिकता, संघवाद जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों को कैसे हटा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम इस पर कड़ी आपत्ति जताते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण पाठों को किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जाए। पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में भारत को दूसरे काउंसलर एक्सेस का न्योता दिया है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि जाधव ने समीक्षा याचिका दायर करने से मना कर दिया है और चाहते हैं कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाहिद हाफिज चौधरी ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 जून को जाधव को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी दया याचिका को ही आगे बढ़ाया जाए। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुंबई स्थित घर पर मंगलवार को तोड़फोड़ की गई है। अज्ञात लोगों की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर के घर के बाहर परिसर में रखे गमलों को तोड़ा गया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना की महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निंदा की है और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बुधवार को होने वाली अहम बैठक एक बार फिर टल गई है। अब ये शुक्रवार को होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजनीतिक भविष्य पर फैसला होना था। ये चौथी बार है जब बैठक स्थगित हुई है। बैठक टलने की कोई वजह नहीं बताई गई है। ओली की कार्यशैली तथा भारत विरोधी बयानों के चलते उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। दूसरी ओर पार्टी के 2 धड़ों में मतभेद भी गहरा गए हैं।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक ने कहा है कि चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में चीन सरकार की जासूसी और सूचनाओं की चोरी को अमेरिका के भविष्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा दीर्घकालीन खतरा बताया। उन्होंने कहा कि चीन कई स्तरों पर अभियान चला रहा है। उसने विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है, उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर रहा है और अमेरिका के कोरोना वायरस शोध को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। देश में 24 घंटों में 22,752 पॉजिटिव केस आए हैं और 482 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,42,000 से अधिक हो गई है और मौतों का आंकड़ा 20,642 हो गया है। इसके अलावा करीब 4,56,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल करीब 2,65,000 संक्रमित मामले हैं। पूरी दुनिया में 1,18,00,000 से अधिक संक्रमित मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा 5,44,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं 69 लाख के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।